Now assignment number 4, problems related to Bayes theorem and total probability theorem. Okay, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लेक्चर में भी बता दिया है, तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। 1 में बोला गया है, अ टीचर रोट आइदर ऑफ द बर्ड्स पैरेललोग्राम आर पैरेललोपाइप्ड ऑन बोर्ड बट ड्यू टू malfunction of a marker words is not properly written and only 2 consecutive letters RA are visible, then the chance that the written word is parallelogram is P by Q, then P plus Q equals to where P and Q are co-prime numbers. ओके, तो आपके पास जो लेटर्स है वो है पैरेललोग्राम, और दूसरा है पैरेललोपाइप्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला, ये दोनों वर्ड लिखे बट आपको सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव लेटर दिख रहे हैं, और वो लेटर कौन सा दिख रहा है, आरए दिख रहा है। तो आप ये बताओ कि वो जो वर्ड लिखा हुआ था वो पैरेललोग्राम लिखा हुआ था। आपको भी सिर्फ आरए दिख रहा है बोर्ड पे, जैसे मैं हटा दूं तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर दिख रहे हैं, वो कौन से दिख रहा है, वो आरए दिख रहा है। तो यहां ध्यान रखना, यहाँ पर 2 आरए हैं, एक ये है और एक ये है। पैरेललोपाइप्ड में एक आरए है, कंसेक्यूटिव लेटर्स मतलब आर और ए, आर ए एक है पैरेललोपाइप्ड में, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि आरए पैरेललोग्राम से भी हो सकता है, पैरेललोपाइप्ड से भी हो सकता है। तो आप ये बताओ कि वो जो है आरए वो पैरेललोग्राम का आरए है। बात समझ में आ गई। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, कि आरए आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो पैरेललोग्राम का भी हो सकता है और पैरेललोपाइप्ड का भी हो सकता है। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि वो पैरेललोग्राम का हो, इसका मतलब बेस थ्योरम। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी में जो हमें केस चाहिए उसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, बेस थ्योरम में यही तो करते हैं, ठीक है। तो मैं बाकी राइटअप में नहीं जा रहा हूं, उसमें फालतू में कंफ्यूजन होता है, इसलिए वैसे नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। लेक्चर में भी कई जगह बेस थ्योरम के क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लो और जो आपको चाहिए वो वाला पोर्शन ऊपर न्यूमरेटर में, इससे समझना बहुत आसानी रहती है, वो पूरा राइटअप में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो पैरेललोग्राम, अब इसमें उसने बोला, क्या बोला है कि कंसेक्यूटिव लेटर ही दिख रहा है। तो पैरेललोग्राम में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हैं, 40। तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर, वो पीए भी हो सकता है, ए आर हो सकता है 2, आर ए 3, ये 4, ये 5, एल ई 6, ई एल 7, 8 9 10 11 12। तो कंसेक्यूटिव लेटर आपको 12 तरीके से मिल सकता है। समझ में आ गया जो अभी करके बताया, 12 तरीके से। या ऐसे बोलो कि टोटल 13 है, तो पी से स्टार्ट होने वाला ए, फिर ए से स्टार्ट होने, ऐसे ए से स्टार्ट होने वाला लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एम। तो टोटल 13 है आपके। टोटल कितने निकाले हमने, 12। हाँ, तो 12 आपके पास टोटल केस हो गए। मतलब 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो 12 तरीके से हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। हमें तो क्या चाहिए, आरए। तो आरए आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक आरए आपके पास, यहां पर ध्यान रखना, यहां एक और ये 2 आरए हैं, तो वो 2 कंसेक्यूटिव लेटर आर ए हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/12, क्योंकि टोटल कंसेक्यूटिव लेटर्स आपके पास 12 है, 12 हो सकते हैं, उसमें से आर ए 2 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/12। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी इसमें पैरेललोपाइप्ड में 14 लेटर्स है, तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर कितने तरीके से मिलेंगे, 13 मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे, 13। आप करके देख सकते हो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब आईपी 12, पी और ईडी 13, ठीक है। अब इसमें आरए सिर्फ एक अवेलेबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13, क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ आपको आरए दिख रहा है ना, तो पैरेललोग्राम से उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी और पैरेललोपाइप्ड से उसकी प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गए आरए आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपसे बोला है कि वो पैरेललोग्राम हो, तो कौन सा केस आपको चाहिए, ये वाला, तो इसको ऊपर लिख दिया हमने बस। अरे यही पूछा है ना आपसे, पहले तो आरए लिखा हो तो वो पैरेललोग्राम से भी हो सकता है, पैरेललोपाइप्ड से भी हो सकता है। आरए आ गया, अब ये बताओ कि वो पैरेललोग्राम का आरए हो, तो इसकी कहानी ऊपर लिख दी। बेस थ्योरम में यही तो करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कहानी हो जाएगी 6 6। तो 1/6 एलसीएम लिया तो ये हो गया 19/6 इंटू 13, तो ये हो गया 13/19। तो ये पी बाई क्यू लोएस्ट फॉर्म में है, को प्राइम है दोनों,
तो P प्लस Q कितना आ गया 32। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? कोई झमेला नहीं है? अरे झमेला तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही साथ है। ओके, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 वाइट बॉल। 6 रेड और 4 वाइट बॉल है, ठीक है। Four balls are drawn one by one without replacement and were found to be at least 2 white. Then second question है, then the probability that the next draw of a ball from this bag will give a white ball. If the next draw of a ball from this bag will give a white ball, then the probability that the drawn of 4 balls initially contain 2 white and 2 red balls. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि सबसे पहले तो हम इसमें से चार टोटल 4 बॉल्स निकाल रहे हैं जिसमें कम से कम 2 वाइट बॉल होनी चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली 2 वाइट हो तो बाकी की 4 क्या हो जाए रेड, या फिर एग्जैक्टली 3 वाइट, एग्जैक्टली हटा दो, 2 वाइट 4 रेड, या फिर 3 वाइट और 1 रेड, या फिर चारों की चारों वाइट बॉल हो जाए। ऐसे आप कम से कम 2 वाइट बॉल हटा सकते हो। आगे बात समझ में? इस प्रोसेस के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि यदि आपने कम से कम 2 वाइट बॉल हटा दी, उसके बाद नेक्स्ट बॉल जो ड्रॉ कर रहे हो वो भी वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम। मतलब आपको ये गिवन है कि कम से कम 2 वाइट बॉल आ रही है, मतलब ये गिवन है। अब आप ये बताओ कि नेक्स्ट बॉल जो है वो आपकी वाइट बॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोला है, then the probability the next draw of a ball from this bag will give a white ball, ठीक है। तो देखो टोटल कितनी बॉल है 10, तो 10 में से 4 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है, 4 बॉल लेनी है ना। अब उसमें क्या हो, 2 वाइट हो और 4 रेड हो, तो 4 में से 4 वाइट है टोटल, 1 मिनट, 2 वाइट और 2 रेड होगी ना, क्योंकि टोटल 4 बॉल लेनी है। तो 2 वाइट, 4 वाइट में से 2 कोई भी सेलेक्ट कर ली और 6 में से 2 रेड सेलेक्ट कर ली, तो ये हो गई 2 वाइट 2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी। 3 वाइट, 4 में से 3 वाइट सेलेक्ट कर ली और 6 में से 1 रेड, टोटल 10C4 प्लस 4 में से 4 की 4 वाइट बॉल सेलेक्ट कर ली और रेड कोई भी सेलेक्ट नहीं करी क्योंकि 4 बॉल हो गई ना, 10C4। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई कम से कम 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करने की। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। सेकेंड बॉल में आपसे पूछा है कि आपने कम से कम 2 वाइट बॉल निकाल ली, उसके बाद ये बताओ कि नेक्स्ट बॉल आपकी वाइट बॉल हो। समझ में आ गया? मतलब ये प्रोसेस हो गया है कि कम से कम 2 वाइट बॉल आपने निकाल ली, देन फिर से हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो वो वाइट बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बेस थ्योरम, कम से कम 2 वाइट बॉल निकाल ली, फिर उसके बाद हमें एक और वाइट बॉल निकालनी, तो कम से कम 2 वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये लिखी हुई है। तो ये हो गया 4C2, अच्छा 10C4 तो नीचे डिनोमिनेटर में चलेगा, चलेगा ना 10C4, ओके। और ये हो गया 6 और ये हो गया 15, तो 90 प्लस 24 प्लस ये 1, तो ये तो आ गई कम से कम 2 वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है कि एक और वाइट बॉल निकालनी है। तो आपने क्या किया, इस अलग अलग केस में आपने देखा, तो आपने 2 वाइट बॉल निकाली और 2 रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये है, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोसेस 4 बॉल निकलने के बाद जो 5th बॉल हो वो फिर से वाइट बॉल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे। तो आपके पास 2 वाइट निकाली, 2 रेड निकाली, बच्ची कितनी बॉल 6, क्योंकि टोटल 10 है, 4 गई, बच्ची कितनी 6। उन 6 में आपके पास अब क्या बचेगा, 2 रेड चली गई तो 4 रेड बची, 2 वाइट चली गई तो 2 वाइट बची। अब इसमें से वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/6, क्योंकि 2 वाइट है और बाकी टोटल कितनी है 6 प्लस। सिमिलरली इस केस में 4C3 6C1 10C4 इंटू अब यहां से एक वाइट बॉल निकालनी है, तो टोटल तो 6 है और 3 वाइट चली गई तो बची कितनी, 1 वाइट। इस केस में 4C4 अपॉन में 10C4, 4 की 4 वाइट बॉल चली गई तो सारी की सारी रेड बॉल बची, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 0। ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्या आ रहा है वो देख लो। अच्छा ऊपर भी 10C4 कॉमन आ रहा है और नीचे कितना हो गया ये 2590, 115 डिवाइडेड बाय 10C4
और न्यूमरेटर में इधर आ जाएगा 1/3, तो 30 प्लस इधर हो जाएगा 4 और इधर तो आ गया 0। तो ये पूरी कहानी आ गई आपकी कितनी, 34/115। यहां तक क्लियर? तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इफ द नेक्स्ट ड्रॉ ऑफ अ बॉल फ्रॉम दिस बैग विल गिव अ वाइड बॉल। ओके, मतलब सेकेंड क्वेश्चन हो गया, मतलब नेक्स्ट ड्रॉ आपको वाइड बॉल दे रहा है, then the probability that the drawn of 4 balls initially contains 2 white and 2 red balls. Okay, ठीक है भाई। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इसको कुछ लिख दो, प्रोबेबिलिटी P। इसको हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी P, और ये जो निकाला इसको हमने बोल दिया P डैश, क्योंकि आगे यही करना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अब आपसे क्या बोला है कि आपने जो नेक्स्ट बॉल निकाली है वो वाइट बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, वो क्या है, P डैश के बराबर। ये पूरा जो आया वो P डैश बोला इसको, है ना, इसको P डैश बोला। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इनिशियली 2 वाइट P और 2 रेड बॉल थे, यही बोला गया आपसे। And the probability that the drawn of the from initially contain 2 white, हाँ 2 white and 2 red ball। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सुनना, ये भी बेस थ्योरम ही है। आपसे बोला गया कि 2 वाइट, आपने कम से कम 2 वाइट बॉल निकाल ली, उसके बाद फिर से एक वाइट बॉल निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। अब आप तो ये बताओ कि सबसे पहले जो आपने कम से कम 2 वाइट बॉल निकालो उसमें एग्जैक्टली 2 वाइट और 2 रेड बॉल थी। आगे बात समझ में? तो टोटल प्रोबेबिलिटी में तो आपका P डैश आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि इसने बोला है एंड इट इज गिवन दैट द नेक्स्ट बॉल इज वाइट, तो नेक्स्ट बॉल वाइट आए, ये गिवन है, मतलब उसको नीचे लिखेंगे हम, लिखेंगे ना। बात समझ में आ रही है ये? चलो, नहीं समझ में आ रही तो फिर से इसको एक बार लिख देते हैं। अब नेक्स्ट बॉल व्हाइट कैसे आ सकती है कि पहले 2 व्हाइट 2 रेड आई, मतलब ये वाला केस 4C2 6C2 अपॉन में 10C4 इंटू 2/6 प्लस ये पूरी कहानी 4C3 6C1 अपॉन में 10C4 इंटू 1/6 प्लस 0 अपॉन में, अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, अपॉन में यही लिखेंगे हम, तो वो कितना है 115/10C4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला है कि पहली कंडीशन तो वो है ही सभी दोनों क्वेश्चन में 2 और 3 में कि एटलीस्ट 2 वाइट बॉल हमें सेलेक्ट करनी है। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि नेक्स्ट बॉल व्हाइट आ गई, आप तो ये बताओ कि इनिशियल में जो बॉल थी जो निकाला आपने उसमें 2 व्हाइट और 2 रेड थी, एग्जैक्टली ये था, ये वाला केस। मतलब आपको कौन सा केस ऊपर करना है? अच्छा, इसको और समझने के लिए हम ऐसे कर दें कि इस पूरे को डिवाइड कर दे किससे, इसको क्या माना हमने P, यही वैल्यू तो ये थी ना यार, अरे इसी को तो लिखा है, यही तो आपका P है, P से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0/P। अब हमें कौन सा केस न्यूमरेटर में लेना है? जब 2 व्हाइट और 2 रेड थी, मतलब ये वाला केस पूरा उठा के ऊपर लिख दूं क्या? होल डिवाइडेड बाय P, तो P तो कैंसिल हो गया, इसलिए मैं ये लेके चल रहा था P और P डैश। इस पूरे को P डैश भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10C4 कैंसिल हो गया, P भी कैंसिल हो गया ना। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 90/3, 30 हो गया। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया?
ये वैल्यू कितनी निकली थी 34 अपॉन में ये 115, मतलब न्यूमरेटर कितना निकला था 34। अरे सॉल्व करके देख लेना, तो ये आ गया 15 अपॉन में 17। बोलो, सो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए भाई, ये दिक्कत हो रही है तो मैंने वैसे भी इसको ओवर एक्सप्लेन किया है ना, समझ में आ जाना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 6। ओके ओके, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। देयर आर n urns नंबर्ड 1 to n। द ith urn contains I white and n plus 1 minus I black balls. Let EI denote the event of selecting ith urn at random and let W denote the event that the ball drawn from the selected urn is white। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है if probability of EI is directly proportional to I। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमने ले लिया k। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI किसको बोला गया है, ith urn सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। मतलब जैसे, अरे समझ में आ रहा है, आपके पास n नंबर ऑफ बॉक्स है, जैसे I वेरी कहां से कहां तक करेगा 1 to n, मतलब n बॉक्स है। और जैसे मैं बोलूं, समझ में आ रहा है ना, तो कोई rth बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, I की जगह क्या रख दूं मैं r, तो जैसे ith बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी k इंटू आई। अब उसके अंदर नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी होगी और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल किसके बराबर बोला है, आई के बराबर, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल n प्लस 1 माइनस आई, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल ऐड करें तो कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमेशा n प्लस 1 है, किसी भी बॉक्स में, किसी भी अर्न में नंबर ऑफ बॉल्स n प्लस 1 है। यार ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना, ये आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ठीक है। ओके, तो आपको 4th पार्ट में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमने k ले लिया। तो हम जानते हैं कि टोटल कितने अर्न है आपके पास, n अर्न, तो 1 से लेके n तक का समेशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अरे भाई, या तो आप पहला अर्न सेलेक्ट कर लोगे, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या n का n, मतलब n में, या n अर्न, कोई ना कोई सा तो करोगे ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1। तो यहां से आपका k आ गया, ये हो गया k कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। समेशन ऑफ i क्या होता है, n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो k आ गया आपके पास 2 अपॉन में n इंटू n प्लस 1। मैंने असाइनमेंट में पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि जेई में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जेई में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी का पैराग्राफ आए, ठीक है, इसलिए। तो क्या आपका ये आ गया, पहली बात तो ये हो, ठीक है। अब क्या आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ PW वेयर n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। PW PW किसको बोला है, W किस इवेंट को बोला था, दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेलेक्टेड अर्न इज वाइट। तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी को PW बोला गया है इसमें। मतलब वाइट बॉल आना, तो वाइट बॉल आना फर्स्ट टर्न से भी आ सकता है, मतलब आई को 1 रखूं तब भी आ सकता है, 2 रखे सेकंड टर्न से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, या nth टर्न से भी आ सकता है। तो आपको वाइट बॉल निकालना है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो वो क्या हो सकता है कि मैं अर्न 1 सेलेक्ट करूं और उसके बाद वो वाइट बॉल हो, फिर अर्न 1 आए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने कहीं भी इतना राइटअप ये सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ से कंफ्यूजन होता है, बट फिर भी एक बार समझा देता हूँ जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, कि पहले अर्न 1 सेलेक्ट किया, मतलब आई की जगह क्या रख दिया 1, फिर मैंने अर्न 2 सेलेक्ट किया, फिर उससे अर्न 2 सेलेक्ट करने के बाद वाइट बॉल आए, ऐसे ही nth अर्न। तो इसको मैं सिंपली समेशन फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि ith अर्न हमने सेलेक्ट किया और ith अर्न सेलेक्ट करने के बाद वो वाइट बॉल निकले, यही तो टोटल प्रोबेबिलिटी है यार। तो आई 1 से लेके n तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ith अर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ki, ठीक है। अब ith अर्न सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो वाइट बॉल हो, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है i, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अर्न में कितनी है n प्लस 1, और ith अर्न के लिए नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है i, तो i अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स।
आ गया होगा। तो इसका समेशन ये हो गया k अपॉन में n+1 और समेशन ऑफ i इंटू आई स्क्वायर का समेशन आप जानते हो n+1 2n+1/6 और k की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन में n+1, तो ये तो कैंसिल कर दो, तो 2 अपॉन में n+1 इंटू n 2n+1/6, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये n कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2n+1 अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ n+1। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी एक ही क्वेश्चन हुआ। अच्छा, हमें ये नहीं निकाला, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो PW आ गया ये, तो PW की लिमिटिंग वैल्यू वेर n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 2n+1 अपॉन में 3n+3, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो n से डिवाइड किया तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 2/3। लिमिट तो पढ़ ही लिया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज C, मतलब किसी भी अन को हम सेलेक्ट करें वो कांस्टेंट है, मतलब ये बोला ना ए कांस्टेंट फॉर ऑल I, मतलब किसी भी अन को सेलेक्ट करो उसकी प्रोबेबिलिटी C है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ EAN गिवन व्हाइट बॉल, ओके। तो यहां पर अन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है C, कोई दिक्कत। then the probability of EN given W, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि वाइड बॉल W किसको डिफाइन किया है कि किसी भी अन से वाइड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वाइड बॉल आ रही है, आप तो ये बताओ कि वो nth अन से आ रही है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन वाइट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल क्या हो जाएगी तो वाइड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा समेशन ऑफ PEI, जैसे ये लिखा था हमने, मतलब किसी भी ith अन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और ith अन को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उससे वाइड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो I1 से लेके कहां तक जा रहा है n तक, ठीक है। न्यूमरेटर में हमें क्या रखना है कि nth अन से आए, मतलब I की जगह क्या रख दो ऑफ n, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ nth अन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल गिवन nth अन, मतलब nth अन से nth बॉक्स से वाइड बॉल आए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI क्या है C, और फिर उससे वाइड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी I अपॉन में n+1, I1 से लेके n तक, और nth अन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी C और उससे वाइड बॉल आए, तो उसमें I यदि मैंने n रख दिया तो नंबर ऑफ वाइड बॉल कितनी हो गई n, तो वाइड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी n अपॉन में n+1, इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये जो कांस्टेंट है C कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया n अपॉन में n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1 डिनोमिनेटर में, और समेशन ऑफ I क्या होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या क्या गायब हो रहा है n+1 गायब हो गया, n गायब हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन में n+1, ठीक है। सो आंसर इज 2 अपॉन में n+1, ओके। फोर्थ क्वेश्चन जैसे ही है, बट इसमें बस ये है कि nth अन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट दे रखी है, इधर I के साथ हम वेरी करवा रहे थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज इवन, ओके, n इज इवन मतलब नंबर ऑफ अर्न जो है वो इवन नंबर ऑफ अर्न है, मतलब 10 12 16 ऐसे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहां भी ith अन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/n, एंड E डिनोट्स द इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर्ड अर्न, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसको बोला गया है कि इवन नंबर ऑफ अर्न, मतलब सेकेंड अर्न सेलेक्ट करूं, फोर्थ अर्न सेलेक्ट करूं, 6 8, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/n के बराबर, मतलब वो कांस्टेंट है 1/n। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड गिवन E, अच्छा अब से पूछा गया है यहां पर कि इवन E किसको बोला गया था, इवन अर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो
आप तो ये बताओ कि इवन अन को आपने सेलेक्ट किया तो उसमें वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा वाइट इंटरसेक्शन इवन अन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एन आपके पास इवन है, जैसे एन 10 हो गया तो नंबर ऑफ अनस कितने हो गए 1 से लेकर 10 तक। इसमें नंबर ऑफ इवन अन कितने होंगे, सेकेंड, 4, 6, 8, 10, आधे होंगे क्या। जैसे मैं 50 अन ले लूं, एन इवन बोला है ना उसने, तो नंबर ऑफ इवन अनस कितने होंगे 25, उसका आधा। तो एन टोटल नंबर ऑफ अनस है, तो एन बाई 2 क्या होंगे नंबर ऑफ इवन अन। ये बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसको बोला गया था कि इवन अन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो वो कौन सा हो सकता है कि मैं सेकेंड अन सेलेक्ट कर लूं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n। अरे इवन अन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो कांस्टेंट है 1/n। तो सेकेंड अन सेलेक्ट कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी, फोर्थ एन सेलेक्ट कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी, सिक्स एन सेलेक्ट कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही n/2 अन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/n। मतलब 1/n कितनी बार लिखा है अपना आपने n/2 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई तो एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इवन अन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/n कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मान लो नंबर ऑफ अनस टोटल 10 है, तो आप इवन अन कौन कौन सा सेलेक्ट करोगे, सेकेंड, 4, 6, 8 और 10। तो सबकी प्रोबेबिलिटी तो 1/n है, तो 1/n कितनी बार लिखोगे आप 5 टाइम्स, या फिर 10 अन थे तो 10/2 टाइम्स, दैट इज 5 टाइम्स। ये एन में इसलिए गड़बड़ी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी है नहीं इसमें। समझ में आ गई बात? तो ये कितनी बार लिखा गया है n/2 टाइम्स। अब इवन अर्न आ गया, आप उसकी आप अब ये बताओ कि उसमें इवन अर्न में वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इवन अर्न आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये बताओ कि उसमें से वाइट बॉल आ रही है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ कि आपने इवन अर्न सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद उसमें से आपने वाइट बॉल लिया। आई कहां से कहां तक चलेगा, आई आपका ध्यान रखना, आई चलेगा, आई इवन चलेगा, और आई जो है कहां से कहां तक चलेगा, लेस देन और इक्वल टू n तक। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बोला गया है यहाँ पर 1 से n मन लगा देना, क्योंकि इवन अर्न में से ही वाइट बॉल लेनी, ऑड वाला मत ले लेना। जैसे आई में 1 रख दूं तो वो तो ऑड अन सेलेक्ट हो गया, तो उससे थोड़ी ना वाइट बॉल निकालनी, हमें किससे निकालनी है, इवन अन। तो सबसे पहले तो नीचे की हम बात करते हैं। तो 1/n कितनी बार आया, n/2 टाइम। ओके, अब सभी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई तो कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है 1/n के बराबर, तो ये तो बाहर आ गया। तो अब सेकेंड अर्न से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/n, क्योंकि हर एक अर्न में आई नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है, तो आई कितना हो गया 2, तो n+1 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स n+1 है। फिर फोर्थ अर्न से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी होगी 4, टोटल n+1, ऐसे 6/n+1। तो ये जो है कहां तक चलता जाएगा, टोटल कितने अंश है आपके पास n/2। तो इसको निकालने के लिए अब देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो आपका हो गया हाफ, न्यूमरेटर में कुछ चल रहा है 1/n, यहां से n+1 कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर से, और ऊपर से 2 भी कॉमन ले लिया, तो 2 में n+1, अंदर क्या क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 + 2 + 3, ऐसे ही कितने टर्म्स थे ये n/2 टर्म्स। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। ये वाला क्या लिखा हमने लिखा इवन नंबर ऑफ अन से आ रहा है, तो वो सेकंड से आ सकता है, तो सेकंड से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ वाइट बॉल 2 है उसमें, आईएस अन में नंबर ऑफ वाइट बॉल आई है ना, इसलिए। ओके, अब आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 में, अच्छा ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 4, तो 4 n+1। ओके, अब ये n/2 इंटीजर ही है, घबराना मत, क्योंकि n इवन दे रखा है, तो n/2 देख के घबराना मत। तो इसका सम हो जाएगा n/2 इंटू n/,
2+1/2। अरे n नेचुरल नंबर्स का सम n+1/2 होता है ना, तो n की जगह n/2 रख दिया, तो ये 2 इससे कैंसिल हुआ, बचा 2, ये फिर 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी n+2/n+1, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा इधर एक 2 बचेगा ना, वही ना प्रोबेबिलिटी है n+2/n+1, 1 से ज्यादा आ रही है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो n+2 और एक नीचे 2 आएगा, तो आंसर आ गया n+2/2 टाइम्स ऑफ n+1। तो ये आपका आंसर हो गया 6 क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक। आ गया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया फिर से देखो भाई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। सॉरी। A signal which can be green or red with probability 4/5 and 1/5 respectively is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4. If the signal received as the station B is green, then the probability that the original signal was green. बढ़िया क्वेश्चन है। उसको बी पर ग्रीन तो वो रिसीव कर रहा है, ग्रीन सिग्नल तो रिसीव कर रहा है, आप तो ये बताओ कि एक्चुअल में वो सिग्नल ग्रीन था, तो बेस थ्योरम, क्योंकि ग्रीन सिग्नल ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, अब एक्चुअल में ग्रीन सिग्नल था उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो वो सिग्नल ग्रीन हो या फिर क्या हो सकता है, रेड। तो ग्रीन आने की सिग्नल ग्रीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5, और सिग्नल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिखना चाहो, जो लोग डायरेक्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है कहां आ रहा है, a signal which can be green or red with this is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4. If the signal received at station B is green, then the probability that the original signal was green. Okay. तो एक ग्रीन सिग्नल आ रहा है, एक रेड आ रहा है, और वो कहां पर आ रहा है, ए पर। तो हर एक स्टेशन का के लिए ये है कि वो सिग्नल करेक्टली रिसीव करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, नहीं सॉरी 4/5 नहीं है, 3/4 है, मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी से वो सिग्नल गलत रिसीव कर सकता है। अब गलत करने का मतलब ये है, अब ज्यादा दिमाग यहाँ मत लगाना। कुछ लोग बोलेंगे कि मान लो ए जो है ग्रीन को गलत मान रहा है, तो ग्रीन के अलावा और कुछ तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना रेड हो। अरे भाई, जब हमारे पास 2 सिग्नल हमें पता है हमारे दिमाग में कि ग्रीन और रेड आ रहा है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि तो ग्रीन होगा या रेड होगा। ये मत सोच लेना येलो फिर ऐसे, वो तो फिर बर्बाद कर दोगे तुम क्वेश्चन को भी बर्बाद करोगे और तुम भी बर्बाद होगे। ठीक है, अब ये जो ग्रीन सिग्नल है, अब ए की हम बात कर रहे हैं, तो ए पर वो ग्रीन भी हो सकता है या फिर ए जो है वो उसको रेड रिसीव कर ले। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है उसको वो करेक्टली रिसीव करे, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब गलत तरीके से भी रिसीव कर सकता है। तो करेक्ट, तो ग्रीन है तो एक्चुअल में वो ग्रीन देखे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, बट ग्रीन को वो रेड बताए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब गलत तरीके से कर रहा है रिसीव, तो 1/4। ऐसे ही इस रेड को भी वो ग्रीन रिसीव कर सकता है या फिर रेड रिसीव कर सकता है। तो रेड को रेड रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी करेक्टली रिसीव कर रहा है, और तो रॉन्ग वे से करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अब बात आती है बी की। तो बी ग्रीन को ग्रीन भी ले सकता है या फिर रेड भी ले सकता है। तो रेड हो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमसे तो बोला गया है कि बी पर ग्रीन आए। तो ग्रीन को ग्रीन बोले तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। अब बी जो है ग्रीन को रेड को ग्रीन बोल सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब रेड को रेड रिसीव करे उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ग्रीन बोला गया है, बी ग्रीन रिसीव कर रहा है। अब ग्रीन को ग्रीन करे उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, रेड को ग्रीन करे उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब गलत बोल रहा है ये, क्योंकि रेड था तो वो एक्चुअली रिसीव में ग्रीन कर रहा है, मतलब करेक्टली रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ग्रीन रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है कि एक्चुअल में वो ग्रीन हो और वो फिर ए भी ग्रीन रिसीव करे, ए
ग्रीन रिसीव करने के बाद बी भी ग्रीन रिसीव करे, मतलब 3/4। क्या बात समझ में आ गई? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और क्या हो सकता है कि सिग्नल आपका ग्रीन था, ए रेड रिसीव करे और बी जो है उसको ग्रीन बोले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हम लिख चुके हैं। ऐसे ही सिग्नल आप, ये कौन सा बात हो गई, जब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था आपका, अब ओरिजिनल सिग्नल रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो वो ओरिजिनल सिग्नल रेड हो, ए आपका ग्रीन रिसीव करे, अच्छा ठीक है, और फिर बी उसको ग्रीन रिसीव करे तो 3/4 प्लस ओरिजिनल सिग्नल अगेन रेड हो, ए उसको रेड रिसीव करे, फिर बी उसको ग्रीन रिसीव करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया कि बी पर ग्रीन सिग्नल आए तो वो 4 तरीके से आ सकता है, तो ये 4 प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ए बी जो है ग्रीन रिसीव कर रहा है, आप तो ये बताओ कि सिग्नल एक्चुअल में ग्रीन था, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर, इसको ऊपर लिख दो, तो 4/5। अरे समझ में आ गया ना भाई, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, मतलब ये तरीका भी हो सकता है, इधर से भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 5 × 4 × 4 ऊपर भी चल रहा है नीचे भी चल रहा है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। तो ये हो गया आपका 36 + 4 अपॉन में 36 + 4, और ये हो जाएगा 3 + 3, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 49। तो कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा एक मिनट, 3 + 3 6 होगा ना यार, क्योंकि 23 बोला है, तो 40 + 6 46, तो ये होगा आपका 20 अपॉन में 23। सो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, अन ए कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, एक ऐसा बना लो डायग्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा। ए में 6 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है, बी में जो है 4 रेड और 6 ब्लैक, तो दोनों में 10 और 10 बॉल से। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए एंड प्लेस्ड इन अर्न बी, देन 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न बी एंड प्लेस्ड इन अर्न ए। अच्छा, if 1 ball is now drawn at random from urn A, then find the probability that it is a red ball। अच्छा ओके भाई, तो ये भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। अब A से B वो ले जा रहा है और फिर B से A ला रहा है समझना, थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट कोई दिक्कत नहीं है। A से B रेड बॉल भी ट्रांसफर कर सकता है, बिल्कुल, और फिर B से वो A ट्रांसफर करे, तो वो रेड भी हो सकती है या फिर A से B रेड कर रहा है या फिर ब्लैक हो सकती है, ये 2 केस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है कि A से B ब्लैक ट्रांसफर करे, B मतलब ये ब्लैक है, ठीक है, इस पे गोला मार दिया, गोला मारने का मतलब बॉल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है कि A से B जो ट्रांसफर कर रहा है वो रेड करे, और फिर B से A एक रेड कर सकता है या फिर ब्लैक कर सकता है। ऐसे ही A से B ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहा है, तो B से A वो रेड ट्रांसफर कर सकता है या फिर ब्लैक ट्रांसफर कर सकता है। ये 4 केस पॉसिबल है। तो ये 4 केस होने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि इसके बाद फिर से हम बॉक्स ए से, एक मिनट क्वेश्चन गायब हो गया, कौन सा क्वेश्चन था, 8। हाँ, तो आपसे बोला गया है 1 बॉल इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न ए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। अच्छा,
इतना सब प्रोसेस होने के बाद यहां तक पहुंच गया, तो इसके बाद फिर से वो रेड बॉल ए से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा, हर एक केस में एक एक ही बॉल ट्रांसफर कर रहा है, ये जानना जरूरी है। हाँ, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए एंड देन, हाँ एक एक ही बॉल हर प्रोसेस में वो कर रहा है। तो ये वाला देखो, ध्यान से सुनिएगा, वन बाय वन समझ में आ जाएगा। तो ए से बी में रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 6/10 सिंपली। फिर उसके बाद बी में कितनी बॉल हो गई आपके पास, बी में इस समय आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स होगी, एक रेड बॉल चली गई ना, तो यहां पर कितना हो गया, 5 रेड हो गई और 6 ब्लैक बॉल हो गई। तो बी से ए में रेड बॉल फिर से भेजने की प्रोबेबिलिटी, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, आ रहा है ना। ए से बी में एक रेड बॉल गया, अब कितनी बॉल हो गई इसके पास, 11। तो उन 11 में से हम बी से ए में कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं, रेड, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/11। समझ में आ गया। अब इतना सब होने के बाद उसका मन अभी नहीं माना, वो बोल रहा है फिर से ए से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो आपने इस प्रोसेस में क्या किया, एक रेड इधर ट्रांसफर किया और वही रेड वापस आ गया, मतलब वही रेड मतलब एक रेड वापस आ गया। फिर से इसके पास ये जो है सेम कॉम्बिनेशन बचेगा, तो अब फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अब ये वाले प्रोसेस की हम बात करेंगे। इधर क्या बोला है, रेड ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी तो 6/10 हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। अब बी से ए ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहा है, बी से ए ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसने रेड ट्रांसफर किया तो यहां पर कॉम्बिनेशन ये रहा, तो इधर से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 6/11, क्योंकि 5 रेड है और 6 ब्लैक है। ठीक है, तो इसके पास इधर से रेड एक चला गया, मतलब 5 रेड बचे और एक ब्लैक बॉल आ गया, मतलब 10 के 10 तो रहना चाहिए, तो 5 ब्लैक हो गए। तो अब इससे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/10। क्या ये बात समझ में आ गई, आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ गई ना बात समझ में यार। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, इसको हटा दे रहा हूं मैं, अब फिर से इसको समझेंगे ना। ए से बी में ब्लैक बॉल जा रहा है, मतलब एक ब्लैक बॉल बढ़ रहा है इसमें, तो ब्लैक बॉल, अब ये वाला केस हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर इधर नीचे ये वाला केस लिखेंगे। तो ए से बी में ब्लैक बॉल जा रही है, तो ब्लैक बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी 4/10। ब्लैक बॉल गया गया, तो यहाँ पर कितनी बॉल हो गई, 11 होगी, क्योंकि एक बॉल ट्रांसफर करे तो 11 ही होगी। फिर बी से ए में रेड बॉल जाए, तो रेड बॉल कितनी है, 4, टोटल बॉल कितनी है, 11। तो अब मुझे बताओ ए के पास क्या बचेगा, एक तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दी तो मतलब 3 ब्लैक बची, और इधर से एक रेड आ गई, तो यहाँ हो गया 7 रेड। तो एक अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/10। क्या ये बात समझ में आ गई। अगला प्रोसेस, ए से बी ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी 4/10, और बी से ए में फिर से ब्लैक बॉल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी, ये हमने क्या लिखा, ये वन ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहा ना, तो यहाँ ये 7 बॉल हो गई ब्लैक बॉल, वो गलती से रेड लिख दिया, वो भी लिखना चाहिए था, ठीक है। हाँ भाई, क्या कहाँ थे हम, ए से बी में ब्लैक बॉल गई, तो 4 में से कोई भी 10 ले ली, तो यहाँ पर ब्लैक बॉल हो गई +1 करके 7 हो गई, ठीक है। अब बी से ए में आप ब्लैक ट्रांसफर कर रहे हो, ऊपर क्या किया था रेड, अब कौन सी कर रहे हो, ब्लैक, तो इसको 1 मिनट के लिए हटा दो। यहां से एक ब्लैक बॉल गई तो बची कितनी, 3। अब वापस आप एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हो तो बची कितनी, 4 ब्लैक, और रेड को अपने हाथ ही लगाया, तो अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो बी से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/11, क्योंकि यहाँ 7 ब्लैक है, टोटल 11 है। अब इधर से अब एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/10। कोई दिक्कत, इसको आप सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, करना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। तो डिनोमिनेटर में ये 11 × 100 ये सभी में चल रहा है, 11 × 100 सभी में चलेगा। और आगे देखो, ये हो गया 36 × 5, 180 तो हो गया 360, प्लस ये हो गया आपका 16 और 7,
अच्छा कुछ कॉमन भी आ जाएगा ना, तो एक काम करो, सभी से पहले तो आप 4 कॉमन ले लो, इधर से भी 4 कॉमन आएगा, इधर से भी, हाँ सभी से पहले 4 कॉमन ले लिया तो कुछ कैलकुलेशन कम होगा। 4 कॉमन लिया इधर से हमने, तो जो 3 इन सबका मिला के 360 हुआ था ना, तो वो बचेगा कितना 90। कैलकुलेशन खुद कर लेना यार, है ना। ये 28 और ये हो जाएगा 42, तो ये पूरी कहानी हो गई। ये 4 बचा 25, तो ये 11 इंटू 25 और न्यूमरेटर में हो जाएगा 70, तो 160। फिर 5 से गया तो 5 3 15 5 2 10, तो ये हो गया 32 अपॉन में 55। तो 32 अपॉन में 55 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया भाई प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। ये 8th क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन करेंगे हम 9। 9 में देखो क्या है, देयर आर 2 ones, देयर आर m white and n black balls in the first turn। अच्छा ये जो क्वेश्चन है 9th, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देयर आर 2 ones, देयर आर m white and black in the first। ओके, एक अर्न है जिसमें m white बॉल है और n ब्लैक बॉल है, m white है और n ब्लैक है। ठीक है, फर्स्ट अर्न, या इसको a बोल दिया। और सेकेंड अर्न में कुछ है, बोला गया है p white और q black ball in the second run। One ball is taken from the first run and placed into the second run। Find the probability of drawing a white ball from the second run। अच्छा, ये कुछ सिंपल है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें वापस से भी किया था, यहाँ पर एक ही बार ए से बी ट्रांसफर किया, तो ए से बी ट्रांसफर व्हाइट भी हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है, दो ही चीज हो सकती है। तो अब हमें बी से क्या निकालना था, ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम द सेकेंड रन। यह प्रोसेस के बाद अब बी से हमें व्हाइट बॉल निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाइट बॉल इधर से लेने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी, टोटल एम है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, m प्लस है। तो एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पर व्हाइट बॉल कितनी हो गई, p+1। कोई दिक्कत समझने में। अब यहां से फिर व्हाइट बॉल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p+1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, p+q+1, क्योंकि एक और आ गई ना, तो पहले कितनी थी p+q, अब एक और आ गई तो p+q+1 हो गई। ब्लैक बॉल हमने ट्रांसफर करी दूसरे केस में, ब्लैक बॉल ट्रांसफर करेंगे तो क्यू में एक जुड़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स q+1 हो जाएगी। तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी ये, अब ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी उसके बाद व्हाइट बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दो, यही तो आपसे पूछा गया है। तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट चलेगा इसमें m+n इंटू p+q+1, और न्यूमरेटर में चल रहा है m टाइम्स ऑफ p+1 प्लस np। ये आपका आंसर हो गया सिंपली। चलो ये तो कुछ कैलकुलेशन सिंपल हुआ, तो p+1 इंटू m प्लस np अपॉन में। ठीक है भाई, आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। 10 में देखो क्या है, in a betting game in an exhibition 2 dice p and q are being used। dice p has 4 red faces। अच्छा, p में मतलब टोटल, जैसे हम एक नॉर्मल डाइस ले तो उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है ना, यहाँ पर नंबर ना लेके उसने फेस को कलर कर दिया, तो 4 रेड फेस हो गई और 2 वाइट बोला गया है। सही है। और क्यू में क्या बोला गया है, 2 रेड फेसेस एंड रेस्ट ऑफ आर वाइट फेस। ठीक है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड वंस। ओके, इफ इट इज सोज हेड द गेम continues by throwing dice p। if it fails tails, dice q is thrown। if first n throws of the die all turns of red, then find the probability that p is being used। अच्छा, ये लास्ट में बोल रहा है if it is so's head the game। ओके, इसमें क्या बोला है कि हम p को यूज करें या q को। p को कब यूज करेंगे, जब अच्छा डाइस को एक ही बार फेंका जा रहा है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। उसने बोला है फेयर कॉइन इज टॉस, सॉरी डाइस को नहीं, कॉइन को एक ही बार टॉस किया जा रहा है। यदि हेड आ गया तो पी को हम लेंगे और
टेल आ गया तो क्यू को यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बोला है if it is shows head the game continues by throwing dice p, if it fails tail the dice q is thrown, if first n throws of the die all turns of red then find the probability that p is being used। ध्यान से सुनना क्या बोला गया है यहाँ पर, आपसे बोला गया है प्रोसेस क्या है पहले वो समझ लो। P में 4 रेड और 2 वाइट फेस है, इसमें 2 रेड और 4 वाइट फेस है। अब आपने एक कॉइन को लिया, उसको एक ही बार फेंका, यदि हेड आ गया तो P को हम कंटिन्यूअसली n टाइम्स थ्रो करेंगे, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हेड आ गया आपके पास कॉइन में तो आप P को n टाइम्स थ्रो कर दोगे, और यदि कॉइन पर टेल आ गया तो आप डाइस Q को n टाइम्स थ्रो करोगे। तो आप तो ये बताओ, अच्छा n टाइम्स थ्रो किया और सभी पर क्या आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ये भी बोला गया है। इसको n टाइम्स, जैसे हेड आ गया तो डाइस P क्यू n टाइम्स थ्रो किया, सभी पर रेड 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 आ रहा है। यदि कॉइन पर टेल आ गया तो सभी पर क्या आ रहा है, डाइस Q को हमने n टाइम्स थ्रो किया तो उस पर भी रेड रेड आ रहा है। अब तो ये बताओ कि आपने डाइस P को यूज किया है तो बेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो n थ्रो में रेड आ जाए तो सबसे पहले तो मान लो कॉइन पर आपका हेड आ सकता है या फिर टेल आ गया। हेड आ गया आपका तो आप किसको यूज करोगे, P डाइस को, और टेल आ गया, मान लो ये टेल आ गया तो फिर किसको आप यूज करोगे, डाइस Q को। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसमें 4 रेड फेस है और 2 वाइट फेस है, तो उन n थ्रो में सभी में रेड 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 आए तो 4/6 कितनी बार, n टाइम्स, तो सभी पर रेड 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 मिलना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? सिमिलरली Q के लिए इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, कितनी बार थ्रो किया गया, n बार, तो ये तो n थ्रो में सभी पर रेड आ जाए। आपसे क्या पूछा गया कि डाइस P को यूज किया गया, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर रख दो, तो 1/2 4/6 पावर n। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2/3, ये भी 2/3, ये 1/3, तो 3 पावर n कैंसिल हो गया, तो 2 पावर n अपॉन में 2 पावर n प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? आपसे बोला गया ना कि सभी n थ्रो में रेड आए, आप तो ये बताओ कि वो डाइस P को यूज किया है, यही बात पूछना है आपसे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है। A quadratic equation is chosen from the set of all quadratic equations which are unchanged by squaring their roots. Okay? फिर से क्वेश्चन गायब हो गया भाई, इस 11 था ना, हाँ। Unchanged by squaring their roots, given that roots are real, find the probability that the chosen equation has equal roots. Okay. तो मान लो क्वाड्रेटिक है, ये आपने क्वेश्चन कर चुके हो, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लो इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो इनके स्क्वायर करूं मैं अल्फा और बीटा का, तो आपके रूट चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इसके जो रूट होंगे वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिकल होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? उसने बोला है कि किसी क्वाड्रेटिक रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मैं रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रख दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए इसका मतलब सम ऑफ रूट, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिकल होगी, मतलब इनका जो कोएफिशिएंट का रेशियो होगा और कांस्टेंट टर्म का रेशियो वो सेम होगा, तो सम ऑफ रूट सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। -b बाय और -q बाय p बराबर होंगे, और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बराबर होंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ से आप अल्फा बीटा को कैंसिल मत कर देना, ये बहुत कई बार बता चुके हैं, ऐसे कैंसिल नहीं करते। ठीक है, अब बड़े हो चुके हो, ये गलतियां नहीं करेंगे, ऐसे अल्फा बीटा कैंसिल नहीं करेंगे। अल्फा बीटा एक 0 होगा और एक 1 होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से दो केस हो गए कि अल्फा आपका 0 हो गया या फिर बीटा 0 हो गया, और एक केस कौन सा, जब अल्फा बीटा 1 हो गया। ठीक है, अल्फा जैसे 0 हो गया तो बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के बराबर। यहाँ से अल्फा यदि 0 कर दूं तो बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर। तो यहाँ से बीटा एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। सिमिलरली बीटा यदि 0 हो गया तो अल्फा 0 होगा या फिर 1 होगा, और अल्फा बीटा यदि 1 हो गया
अब आप यहाँ देखो, अल्फा बीटा यदि 1 हो गया तो इस इक्वेशन की मदद से हम निकालना चाहेंगे कोई रूट। अल्फा को रख दिया, बीटा को रख दिया 1 बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, इसको लिख दिया अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब 2 आएगा तो -2 कर दिया, तो ये इक्वेशन हो गया अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस इसका स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट आ रहे हैं, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा -2 और एक रूट हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहां से अच्छा उसने ये भी बोला है कि रूट जो है वो रियल है। यहां से आप देख सकते हो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा की रेंज हम जानते हैं क्या होता है, -इन्फिनिटी से -2 क्लोज यूनियन टू क्लोज से इन्फिनिटी, एमजीएम आ रहा ना यार। तो ये 0 हो या फिर ये 0 है ना, तो ये 0 कब हो सकता है, जब अल्फा आपका 1 हो। अल्फा 1 हो मतलब बीटा 1 हो गया, जहां से रियल रूट पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रूट आएंगे, तो हमें तो क्या चाहिए थे, रियल रूट। तो आपके पास जो रूट्स का सेट है वो क्या आ गया, अल्फा बीटा। एक 0,0 आ गया, एक 0,1 आ गया यहां से, है ना 0,1, और इधर से आ गया 0,0 तो हो गया, और आ गया 1,0 और इधर से आ गया 1,1। तो ये 4 सेट आ गया आपके रूट के, 0,0 0,1 1,0 और 1,1। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा बीटा के पेयर्स हो गए 4। अब हमें क्या पूछा है, इक्वल रूट, मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो, तो वो कौन कौन सा केस हो गया, 0 0 वाला और 1 1 वाला। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 दैट इज 1/2। ये वाला केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां से रूट रियल नहीं है, उसने बोला है कि रूट्स रियल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, अरे ये समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल है। टोटल 4 पेयर्स आ गए अल्फा बीटा के, अब रूट इक्वल हो मतलब अल्फा बीटा दोनों बराबर हो, तो 0 0 और 1 1, यही हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सेट ए में क्या है, 100 ईयर्स में से 76 सिंपल ईयर है, एस मतलब सिंपल ईयर, और जो बचे कुछ है 24 वो क्या है, लीप ईयर ए में। बी में क्या बोला है, 75 सिंपल ईयर है और बचे कुछ है 25 लीप ईयर से। ओके, एन ईयर इज चूजन। अच्छा सबसे पहले तो सिंपल ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, वो होंगे 365, और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। तो जानते हो ना, सिंपल ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366। An year is chosen from either set A or set B and it is found to have 53 Sundays. Probability that the chosen year was a leap year. अच्छा, तो हमें 53 संडे लाना है। आपको ये गिवन है कि 53 संडे आ रहे हैं। अब ये बताओ कि वो लीप ईयर था, बेस थ्योरम। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 53 संडे आने की, और जो लीप ईयर वाला पोर्शन होगा उसको हम न्यूमरेटर में रख देंगे। याद आ रहा है ना, बेस थ्योरम में हम सब यही तो करते आ रहे हैं यार, है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा सेट ए और बी की बात, सेट ए और बी, एन ईयर चूजन फ्रॉम आइदर सेट ए और सेट, अच्छा यहाँ ध्यान रखना, एन ईयर इज चूजन फ्रॉम आइदर सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और सेट बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। दो सेट है ना, ए और बी, तो ए सेट करने, दो ही सेट है आपके पास, तो ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया होगा वो हाफ ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया होगा। तो हमें तो यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेट ए सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, सेट ए। तो सेट ए सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब सेट ए सेलेक्ट कर लिया, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेट बी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेट बी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब सेट ए आपने सेलेक्ट कर लिया, और वो लीप ईयर, वो सिंपल ईयर हो, सिंपल ईयर आने की प्रोबेबिलिटी 76/100, क्योंकि 76 सिंपल ईयर है और 24 लीप ईयर। अब सिंपल ईयर में 53 संडे आने का मतलब, ये 52 हम वीक ले हमारे पास,
तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे यहाँ से 364, मतलब एक दिन बच रहा है वो आपका 365 में एक दिन बच रहा है, तो वो क्या हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर क्या आता है वही वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। ये संडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, ठीक है। तो वो जो दिन बचा है ये आप सिंपल है ना, हो जाना चाहिए। तो इन 52 वीक्स में 52 संडे तो आ गए, जो एक दिन बच रहा है वो भी संडे हो, क्योंकि उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ संडेज कितने चाहिए 53 चाहिए, ठीक है। तो इन 7 दिन में मतलब जो एक दिन बच रहा है वो ये 7 में से कोई भी हो सकता है, तो हमें क्या चाहिए संडे, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7। नहीं आई बात समझ में, आगे। अब इस सेट ए से लीप ईयर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 24/100। अब लीप ईयर में 366 डेज होंगे, तो 364 तक 52 वीक्स में चले गए, तो उसमें 52 संडे आ गए। अब जो 2 दिन बचे हैं वो 2 दिन कैसे होंगे, वो हो सकता है संडे मंडे। अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक संडे हो जाए और दूसरा वेडनेसडे ट्यूसडे हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कंसेक्यूटिव डेज ही होंगे। तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो संडे आने की पॉसिबिलिटी सैटरडे मंडे संडे मंडे आ जाए या फिर सैटरडे संडे आ जाए। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 यहाँ पर लीप ईयर में। ओके, सिमिलरली यहाँ पर सिंपल ईयर लेने की प्रोबेबिलिटी 75/100, उस सिंपल ईयर में संडे आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 ही रहेगी, प्लस लीप ईयर लेने की प्रोबेबिलिटी 25/100, उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7। तो ये तो आ गई 53 संडे लेने की प्रोबेबिलिटी। आगे बात समझिए। तो ये तो हो गया 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपसे क्या पूछा गया है कि वो 53 संडे लीप ईयर से आए, तो लीप ईयर वाला पोर्शन ऊपर, लीप ईयर वाला पोर्शन कौन सा है, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला, तो इसको ऊपर रख दो, हाफ को मत भूल जाना, हाफ के साथ 24 मतलब सेट ए से लीप ईयर आए फिर संडे आने की प्रोबेबिलिटी इधर से 1/2 25/100 इंटू 2/7, इसको आप कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट करके देना पड़ेगा क्या, देख लो। तो सबसे पहले तो ये हाफ को हटा दो, जिन्होंने ए और बी को सेट ए और बी को सेलेक्ट नहीं किया होगा उनका भी आंसर यही आ रहा है, क्योंकि हाफ कैंसिल हो रहा है जो मैं बता रहा था। आंसर आ जाएगा, बट वही आंसर आना सब कुछ नहीं होता ना, ये फंडा समझ। यदि आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ ले 53 संडे आने की, तब तो हाफ से कैलकुलेशन तो वैल्यू चेंज होगी ना हाफ से। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 700 बन रहा है, वो कैंसिल कर दिया हमने, तो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, इधर 50 25 इंटू 2 50, इधर हो गया 76 प्लस 48, इधर हो गया 75 प्लस 50, तो ये वैल्यू आ गई 98 अपॉन में, ये हो जाएगा 150 200 249, ये दोनों मिलके हो जाएगा 151 50 201 और 48 249। अब ये 4 2 6 15 9 8 17 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं होगा। तो यही आपका आंसर आ गया 98 अपॉन में 249, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 में बोला है 3 कार्ड्स आर गिवन, वन ऑफ देम 3 cards are given, one of them is red on both sides। अच्छा, कार्ड 1 दोनों साइड रेड बोला गया है, वन ऑफ देम रेड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ रेड रेड है। कार्ड 2 जो बोला गया है, वन इज ब्लू एंड वन इज ब्लू ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ब्लू ब्लू हो गया। और कार्ड 3
एक कार्ड कार्ड नंबर अलग अलग नहीं, मतलब ये मत बोलना कि कार्ड 1 भी तो ब्लू ब्लू हो सकता है। अरे यार 3 कार्ड बोले हैं, एक दोनों में रेड है, दोनों में ब्लू है, और एक कार्ड में क्या है, 1 इज ब्लू ऑन वन साइड एंड अनदर इज रेड ऑन अनदर साइड। ठीक, वन ऑफ देम इज चूजन रेंडमली एंड पुट ऑन दी टेबल। वन ऑफ, यहां भी ध्यान रखना, वन ऑफ देम इज चूजन रेंडमली, मतलब कौन सा कार्ड सेलेक्ट करें, दोनों रेड वाले या दोनों ब्लू वाले या एक ब्लू एक रेड वाले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, मतलब 1/3 1/3 1/3। ठीक है, पुट ऑन द टेबल, इट शोज रेड कलर ऑन द अपर साइड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर साइड ऑफ द कार्ड ऑल्सो रेड। One of these is chosen randomly, put on the table, it shows red color on the upper side, find the probability of the other side of the card being red। अच्छा, क्या बोला गया है, आपने कोई भी कार्ड सेलेक्ट किया तो वो, जैसे कार्ड को ऐसे रख दिया हमने, है ना, तो ऊपर आपको रेड दिख रहा है तो नीचे भी रेड बताओ, मतलब वो कौन सा कार्ड होना चाहिए, कार्ड 1 होना चाहिए। बेस थ्योरम अगेन, तो ऊपर रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ऊपर रेड आने की प्रोबेबिलिटी वो कैसे हो सकता है कि कार्ड 1 सेलेक्ट करो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब यहां से आपको रेड दिखे ऊपर, तो वो रेड कैसे दिख सकता है, मतलब कैसे भी वो कार्ड ऐसे रखूं या फिर ऐसे रखूं, रेड ही दिखेगा क्या आपको, दोनों तरफ रेड है ना। कार्ड 2 सेलेक्ट करें, उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि दोनों तरफ ब्लू है, रेड कभी आएगा ही नहीं। यहां से 1/3, मतलब इस कार्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब उसमें एक ब्लू साइड है और एक रेड साइड है, तो ऊपर रेड साइड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो ये वाला कौन सा कार्ड था जब दोनों तरफ रेड थे, ये वाला जब दोनों तरफ ब्लू थे, और ये वाला कार्ड जब एक तरफ ब्लू था और एक तरफ रेड था। तो ये तो आ गया कि रेड ऊपर दिख रहा है। अब आपको ये बताना है कि दूसरी साइड पे भी रेड हो, मतलब वो कौन सा कार्ड हो जब दोनों साइड रेड हो, क्योंकि ऊपर जब रेड है नीचे रेड दिखाना, दोनों तरफ रेड हो ना, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1/3 कैंसिल हो गया, 1/3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, इधर बचा 1 + 0 + ½ तो ये हो गया 2/3। योर आंसर इज 2/3। कोई दिक्कत, बेस थ्योरम का सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। अ गैम्बलर हैज 1 rupee इन हिज पॉकेट, ओके, he tosses an unbiased normal coin unless either he is ruined or unless the coin has been tossed for a maximum of 5 times. If for each head he wins a rupee and for each tail he loses a rupee, then find probability that the gambler is ruined. Okay. Okay. यहाँ पर गैम्बलर इज रूइन, रूइन होने का मतलब ये हुआ कि उसके पास पैसे बचे ही नहीं। ठीक है, इनिशियली उसके पास कितने पैसे हैं, 1 रुपए। ठीक है, और यदि हेड आ गया तो 1 रुपया उसको मिलेगा, और यदि टेल आ गया तो 1 रुपया चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो गेम है कब तक चलेगा, जब तक पूरी तरह से वो बर्बाद नहीं हो जाता, या फिर 5 गेम नहीं खेल लेता। 2 चीजें ले बोलिए, उसने बोला है ना कि ये जो है कब तक चलेगा, जब पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता, मतलब सम ऑफ रुपीज इज 0, जितना अब उसके पास 1 रुपए है, तो उसके पास जब तक पैसे नहीं बचेंगे जब तक वो खेलता रहेगा। एक तो ये चीज हो गई, मतलब पैसे उसके पास 0 आ गए तो गेम बंद हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम 5 गेम वो ऐसे खेल सकता है। उसने गेम ही बोला है या क्या बोला है, हाँ टॉस बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, या तो 5 टॉस करेगा, है ना। और कैसे चल रहा है कि यदि उसके पास हेड आ गया तो 1 रुपये जीत जाएगा, और टेल आ गया तो वो हार जाएगा, यही बोला है। He wins a rupee and for each tail he loses a rupee. Find the probability that the gambler is ruined. Okay. तो भाई क्या हो सकता है, उसके पास अभी 1 रुपए है ना, तो ये हो सकता है कि पहला उसने कॉइन को टॉस करा, मतलब वो मैक्सिमम प्रोसेस 5 हो सकते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, कुछ भी आ सकता है, या तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, मतलब
उसके बाद सम ऑफ रुपीज कितने हो जाए 0, तो प्रोसेस रुक जाएगा, या फिर मैक्सिमम 5 टॉस हो सकती है, 5 से ज्यादा टॉस नहीं करवानी है। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसेस। तो अब जैसे मान लो उसके पास टेल आ जाए, तो 1 रुपीज था तो वो हार गया, 1 रुपये उसने दे दिए, बचे कितने 0, तो यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे बचे नहीं, वो आगे थोड़ी ना खेलेगा। अरे उधार नहीं ले सकता है ना, जो लोग समझ रहे हैं कि उधार ले लिए, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि मान लो पहला गेम वो जीत जाए मतलब हेड आ जाए, पहला गेम जीत जाए वो, ठीक है, और दूसरा और तीसरा गेम हार जाए, मतलब पहला जीता तो उसके पास एक तो ऑलरेडी 1 रुपये है, जीता तो कितने हो गए 2, फिर हारा तो बचे 1, फिर हारा तो बचा कुछ नहीं, प्रोसेस बंद हो गया। क्या 4 गेम हो, अच्छा 2 गेम हो सकते हैं क्या? 2 गेम तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 2 गेम में दोनों हरा दोगे तो माइनस माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 1 रुपये है तो उसको 2 देना पड़ेगा, तो माइनस 1 हो गया। दोनों जीत गया तो क्या होगा, उसके बाद 3 रुपीज हो जाएंगे, तो आगे प्रोसेस चलाना पड़ेगा हमें जी 5 तक। तो हम देख रहे हैं कि या तो एग्जैक्टली 1 टॉस हो या एग्जैक्टली 3 हो। अगला, क्या मैं 4 टॉस करूं तो पॉसिबल है क्या? तो तब भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो 2 टॉस में वो जीत जाए, 2 में हार जाए, तो 2 जो जीते वो दे दिया उसने, काम हो गया उसका, 1 रुपये फिर भी बच गया, तो 5वां टॉस भी कराना पड़ेगा। तो एक और जो केस होगा वो होगा 5 टॉस वाला। 5 टॉस वाला कैसे होगा कि 2 में वो जीत गया और 3 में वो दे दिए, मतलब शुरुआत के 2 गेम वो जीत गया, मतलब उसके पास कितने रुपीस हो गए 3, और फिर 1 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 1 दे दिया, तो उसके पास कुछ नहीं बचा। ये हो सकता है, या फिर इसी में जीत गया फिर हार गया, जीत गया फिर हार गया और फिर हार गया, तो ये वाला केस तो ये हो गया, जीत गया हार गया और फिर यदि हारता है तो ये वाला केस तो हो गया ना, प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब ये वाला, हमें तो 5 टॉस करवाने, 3 टॉस वाला केस हमने ले लिया, तो यहां पर होगा कि वो जीता। अच्छा, पहला में टी मतलब समझ रहे हो ना, टेल आ रहा है, पहला यदि हार जाएगा तो प्रोसेस यही रुक जाएगा, वो पहला केस हो गया। तो जीता, उसके बाद 2 रुपीस हो गए यहाँ पर, फिर 1 दे दिया तो -1, बचे कितने +1, फिर 1 आ गया, 2 बचे, फिर दोनों में वो हार जाए, ये प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? अब ये तो है कि 2 में जीतेगा 3 में हारेगा, तभी वो +3 -3 0 होगा। बात समझ में आ रही है? तो 5 में भी वो हार 5, इन 5 गेम्स में भी उसको हारना है। मैक्सिमम 5 टाइम्स। ठीक है, तो पहले में टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, पहले में हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और बाकी में टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ 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 हाफ। इधर हाफ कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स, तो ये हो गया 2 पावर 5 32, इधर हो जाएगा ये 16, और इधर हो जाएगा 4 + 1, तो 21/30। अच्छा, यहाँ पर 2 केस है ना, यहाँ पर 2 केस है, ये वाला केस और ये वाला केस, तो इसको 2 बार काउंट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर को 16/32 दे रखा है। तो ये 2 केस हो गए, तो +2, तो ये हो गया 22, 2 से डिवाइड किया तो 11/60। ठीक है, यहाँ पर 2 केस थे, हमने जल्दीबाजी में उसको एक ही केस लिया, 2 केस है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11/60 आ गया ना समझ में? लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका 15 ना, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है देखो। There are 2 lots of identical articles with different amounts of standard and defective articles. There are n articles. स्मॉल n डिफेक्टिव है और दूसरे में कैपिटल m है जिसमें स्मॉल m डिफेक्टिव है। ठीक है, n articles in the first lot, n of which are defective, and article in the second lot, m of which are defective. K articles are selected from the first lot and L articles from the second. तो टोटल नंबर ऑफ नए लॉट में
टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, k प्लस एल। And a new lot results. Find the probability that an article selected at random from the new lot is defective. अच्छा, तो यहाँ से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, तो मान लो इन के में नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल कितने हो जाएंगे, कितने थे पहले टोटल, स्मॉल एन डिफेक्टिव थे, टोटल कितने थे एन, तो इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल जो फर्स्ट लॉट से आए वो इतने हो गए। सिमिलरली इधर से डिफेक्टिव, कोई एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो टोटल कितने आर्टिकल्स ले रहे हैं आप एल, तो उस तरह से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी ये, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए के प्लस एल। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया ना, सिंपल है। यहां से डिफेक्टिव आर्टिकल आने की प्रोबेबिलिटी एन अपॉन में स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं के, तो डिफेक्टिव आर्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, डिफेक्टिव सॉरी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की एक ये है, तो के नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल हो जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ऐसे इधर से, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए के प्लस एल। ओके, तो ये आपका हो गया असाइनमेंट नंबर 4। अच्छे क्वेश्चन से, इसमें नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से देखना, ठीक है। मैंने अपने तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करी है, अब नहीं समझ में आए तो फिर भी समझना है ना। हम तो चाहते हैं कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आए उतना अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा है भाई, फिर से देखो, है ना। हमने तो हमारे तरफ से कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम समझ में आए, ठीक है। ठीक।